हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू सिविल संग्राम। मैं आपका मेंटर, आपका फ्रेंड गिरजेश प्रभाकर फिर से मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी 3-4 लेक्चर मेंस आंसर राइटिंग का कर चुके हैं और हम लोग आर्ट एंड कल्चर में आगे बढ़ते हुए एक और सेगमेंट पिक किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पाला आर्ट है। पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर से 3 से 4 बार सवाल आ चुके हैं और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 70th बीपीएससी मेंस में ये सवाल आने की संभावना हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आंसर को स्ट्रक्चर करना है। बहुत सारे आलतू फालतू बात को नहीं लिखना है। आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें हम पढ़ा देंगे और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे किताब भी आपको बता देंगे, बट आपको याद कितना रहता है, आपको इजीएस्ट वे में स्ट्रक्चर कौन सा याद रहेगा, ये मैटर करता है। तो हम लोग आज पाला आर्ट को शुरू करेंगे और आपको संक्षेप में बताएंगे कि आंसर को इस तरह से लिखना है कि आपको वो कुछ पॉइंट्स एग्जाम हॉल में याद रहे। नहीं तो पता चला कि आप एग्जाम हॉल में गए और उसे मुंह बा दिए, क्या याद था। पता चला कि पाला आर्ट की जगह आपने ये मौर्यन आर्ट का एग्जाम्पल्स लिख दिया, मौर्यन आर्ट में आया तो आपने पटना कलम का एग्जाम्पल्स लिख दिया। यानी इंटरमिंगलिंग होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है व्हेन यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज, व्हेन यू हैव सो मेनी ट्यूटर्स, व्हेन यू हैव सो मेनी पाथवे टू राइट आंसर। तो आंसर को आपको लिखना इस तरह से है ताकि आप सारे पॉइंट्स को भी लिख दें और एग्जामिनर को कोई कष्ट ना हो। एंड एग्जामिनर इज फ्री टू चेक दैट कॉपी, कंपेल टू रीड दैट कॉपी। एग्जामिनर को मजबूर करो पढ़ने के लिए कि हाँ ये मेरा आंसर है, इसको पढ़ना है। हम एक टेक्निक के साथ संक्षेप में, ज्यादा नहीं, क्यों? क्योंकि हमको 38 नंबर ही कैरी करना है, इसमें हमें नहीं लिखना इंट्रोडक्शन फिर सोर्सेस, और हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरह हम लोग टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मेंस आंसर का ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्या है, 71st प्री फाउंडेशन बैच ऑलरेडी लॉन्च्ड है। आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस है। और मेंस आंसर राइटिंग जो कि चल रहा है, हमने आपको प्रॉमिस भी करा है कि जितना हो सके उतना टॉपिक मेंस एग्जाम से पहले तक आपको रिवीजन करा दे। इंपॉर्टेंट टॉपिक GS1 एंड GS2 का एंड एसे का हमारे एसे वाले सर कराएंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, और या इस QR कोड को आप स्कैन करें, इस पे जुड़े। इस पे क्या है बाबू कि हमारे क्लास का हैंड रिटेन नोट्स हो, PDF हो, सब इंफॉर्मेशन आपको वहीं मिलेगा। हम आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल पे, और किसी तरह का कष्ट हो आपको प्रिपरेशन के दौरान या फिर किसी तरह का तकलीफ हो रहा हो, यू आर फीलिंग सो बोर्ड, यू आर फीलिंग सो हेवी, किसी तरह का और भी प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर डेस्क बॉक्स, और वहां पे हमारे मेंटर होंगे। एंड इफ आई विल बी अवेलेबल देयर, आई विल पर्सनली कॉल यू एंड टॉक टू यू। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर, जो कि आज हम लोग के पास टॉपिक क्या है, व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। और ये टॉपिक हमारा फीचर ऑफ पाला आर्ट, जो कि मेंस आंसर राइटिंग में हम लोग इस टॉपिक से शुरू करेंगे, इसके कुछ बैकग्राउंड से शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन जो है पिछले 68th बीपीएससी में पूछ दिया गया है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पाला आर्ट, हाउ द पाला आर्ट इज बीइंग रिलेटेड विद द बुद्धिज्म। हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म इन द पाला आर्ट, उसी से सवाल आ गया है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को इस साल भी कुछ ना कुछ इसी तरह से को रिलेट करके बुद्धिज्म से पूछ दे, जैनिज्म से पूछ दे। हालांकि जैनिज्म में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो अगर फिगरीन को हटा दिया जाए तो जैनिज्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस है नहीं, इसलिए बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस। तो और इसके फीचर्स, इसके 3-4 फीचर हैं, हम लोग ऑल देयर फीचर्स को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले बाबू, आंसर राइटिंग को शुरू करने के लिए या तो कोट आप स्टार्टिंग में दे सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कोटिंग को आप फर्स्ट कर सकते हो, कोट से शुरू कर सकते हो अपने आंसर को। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इंट्रो करने के बाद, इंट्रो लिखने के बाद, आप थोड़ा सा ब्रीफ देने के बाद, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाला आर्ट को देने के बाद आप इस कोट को डाल सकते हो। तो बाबू ये कोट देखिए,
पर्सी अरुण का ये कोट है, ये बहुत बड़े हिस्टोरियन है। इनका बुक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में, फिर पटना यूनिवर्सिटी में इनके रिसर्चेस को लेकर के बच्चे पीएचडी में रिसर्च करते हैं एंशिएंट में, इनके बुक्स को लेकर के। तो इन्होंने क्या बोला है, व्हाट द हिस्टोरियन हैज सेड अबाउट द पाला आर्ट, हमारे इस हिस्टोरिक कल्चर के बारे में, हमारे इस आर्ट के बारे में, जो हमारा अपना आर्ट है, जो हमारे बिहार बंगाल के आर्ट है, जो बिहार बंगाल और असम के कुछ हिस्सों का आर्ट है, उस आर्ट को लेकर के व्हाट डज हैज पर्सी सेड, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा द पाला स्कूल ऑफ आर्ट, पाला स्कूल ऑफ आर्ट इज द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ इंडियन आर्ट। इस बात को समझिए आप लोग, ये क्या है बाबू, वो कहना चाह रहे हैं कि ये इंडियन आर्ट का सबसे लास्ट फेज है, यानी वो कहना चाहते हैं कि इसके बाद कोई एक ऐसा फेज आएगा जो इंडियन कल्चर का लास्ट फेज नहीं रहेगा। इट मींस द पाला आर्ट इज द लास्ट फेज ऑफ इंडियन आर्ट बिफोर किसके, द इस्लामिक इन्वेजन। यानी इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1200 से फिर उसके बाद हम लोग का शुरू, इनफैक्ट 1000 सी के बाद हमारे यहाँ इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो जाता है। उसके बाद इस्लामिक कंट्रीज और इस्लामिक इंपेयर्स का एमलगेशन हमारे कल्चर में होने लगता है। तो ये कह रहे हैं कि पाला स्कूल ऑफ आर्ट इज द ग्रेट लास्ट ग्रेट फेज ऑफ इंडियन आर्ट बिफोर इस्लामिक इन्वेजन, रिप्रेजेंट्स, क्या दर्शाता है, रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट। ये देखिए, अब हमने क्या कहा था कि अगर क्वेश्चन आ गया कि हाउ द पाला आर्ट इज बीइंग कनेक्टेड विद बुद्धिज्म, तो ये कोटेशन कितना सुंदर होगा अगर आप लिखेंगे कि अ रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन। यानी ये साफ साफ कहना चाह रहे हैं कि किस तरह हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों कल्चर का एमलगेशन है, कैसे दोनों कल्चर का मिक्सचर है, यानी एक सुंदर और एक सुशोभित दोनों मिल करके कितना एक बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक एक आर्ट बनाता है, ये कहना चाहते हैं। यानी ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द इंडियन आर्ट, इंडियन पाला आर्ट, हाउ इट हैज बीन कनेक्टेड विद बुद्धिज्म। इन्होंने इस कोट से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया। और इन्होंने क्या कहा, तो हम आपको बताते हैं कि पर्सी का पहला बात इन्होंने क्या कहा कि ये एक लास्ट आर्ट है बिफोर एनी इस्लामिक इन्वीजन, लास्ट ग्रेट आर्ट उन्होंने कहा। दूसरा बात कहा कि ये बहुत ही सुंदर एमलगेशन है, बहुत ही सुंदर मिक्सचर है बुद्धिज्म का और हिंदू ट्रेडिशन का। हिंदू ट्रेडिशन एंड बुद्धिज्म का ये क्या है बच्चे, बहुत ही अच्छा एमलगेशन है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, पहले हम लोग क्या किया, हम लोगों ने एक इंट्रो में हम लोगों ने किनका क्या, पर्सी का हम लोगों ने कोटेशन को रखा। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमने आपको क्या बताया कि मेरे भाई अगर पहले आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप या तो किसी का कोटेशन रख सकते हो या तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डालने के बाद कोटेशन रख सकते हो। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं थोड़ा कि पाला आर्ट का इमर्जेंस आया कैसे, हाउ द पाला आर्ट इमर्ज्ड इन आवर इंडियन ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन का राज अप्रॉक्स 650 डिसइंटीग्रेट हो गया। राजा हर्षवर्धन का राज छैया हो गया, धैया हो गया, यानी हर्षवर्धन का राज, हर्षा डायनेस्टी यहां पर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया। तो टूटने के पश्चात हर्षा के साथ क्या हुआ, जब वो कोई एक गांव उजड़ता है तो भिखारी कैसे आ जाते हैं, उसी तरह जब एक स्टैब्लिश्ड राज टूटा तो क्या हुआ कि आस पड़ोस के जितने भी छोटे छोटे चिफ्टेंस थे, छोटे छोटे अपने आप को राजा समझने वाले थे, वो टूट पड़े। किस लिए टूट पड़े, कन्नौज को कब्जा करने के लिए, कि कन्नौज को हम लोग कब्जा करेंगे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षा। जब हर्षा डिसइंटीग्रेट हुआ बाबू, तो 3 वहां पर लोकल चिफ्टन्स इमर्ज्ड हुए। यानी हम लोग इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ हर्षा इंपेयर द 3 लोकल चिफ्टन्स इमर्ज्ड अराउंड 650 से 720-30 के आसपास। ये ऐसा पूरा ट्राइपाइट का हम लोग का एक युद्ध चला। युद्ध ऐसा भयानक लेवल में नहीं हुआ, बट एक ऐसा माहौल चला जिसमें 3 चिफ्टेंस, यानी 3, अभी हम लोग देखेंगे इंपायरर बन जाएंगे। अभी ये स्टार्टिंग में ये इन्फेंट है, धीरे धीरे ये ग्रो करके एक इंपायरर बन जाएंगे, एक इंपायर खड़ा होगा।
तो पहला कौन सा टूटा? पलाज, पलाज का इंटीग्रेशन, उसके बाद प्रतिहाराज, और थर्ड में राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज इनको अच्छे से याद रखेंगे लोग, अमाघोषा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आज के लेक्चर में हम लोग पालाज पे फोकस करेंगे, बट आपको याद दिला दें कि क्या थे? राष्ट्रकूटाज इन तीनों से क्या थे? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। इन्होंने ही क्या कहा था कि हिमालय टू कन्याकुमारी, इन्होंने ही कहा था कि हमारा इमरजेंस होगा, हमारा राज होगा। इसने स्प्रेड किया था ये। इसमें सबसे ज्यादा कौन थे? अमोघोषा थे, जो अमोघोषा वर्षा थे ये। और इसमें एक और बहुत बड़े ये हुए गोविंदा थ्री, इसमें राष्ट्रकूटाज में गोविंदा थ्री, ये भी इनका बहुत बड़ा हाथ था एक्सप्लोरेशन ऑफ और स्प्रेडिंग ऑफ राष्ट्रकूटाज इंपेरर। उसके बाद बाबू प्रतिहाराज, तीनों में से सबसे स्ट्रांग कौन थे? राष्ट्रकूटाज थे। कूट देता था मार के, एकदम किसी को पकड़ता था तो कूट देता था, इसलिए इसको याद रखना है राष्ट्रकूटाज से। प्रतिहाराज में कौन थे? नागाभट्टा। हम एक दो इंपेरर जो बहुत बड़े थे जिनका नेम फेम है वो हम आपको बस रिकॉल कर रहे हैं, ताकि आपको एंशिएंट का थोड़ा सा ध्यान में आ जाए कहानी। हम लोग को मेन फोकस क्या है बाबू? पालाज। पालाज का हम लोग का फोकस है, जिसका हम लोग को पता है गोपाला हैज फाउंडेड दिस इंपेरर इन 1750। और इसमें हम लोग दो तीन प्रोमिनेंट हम लोग रूलर्स को देखते हैं, धर्मपाल एंड देवपाल। हम लोग का ये बैकग्राउंड हो गया कि कैसे हर्षा इंपेरर टूटने, हर्षा डायनेस्टी टूटने के बाद एक पालाज, एक पालाज, एक राष्ट्रकूटाज एंड एक प्रतिहाराज कैसे इमर्ज्ड हुए, और सब तीनों कोई आतुर थे किस पे कब्जा करने के लिए? कनौज पे कब्जा करने के लिए। तो ये आफ्टर द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो यहां से पाला आर्ट इमर्ज्ड हुआ, यहां से पाला आर्ट इमर्ज्ड हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं पाला डायनेस्टी को, जो कि 1750 एडी में अप्रॉक्स 1750 एडी में हमारा पाला डायनेस्टी का इमरजेंस आया, जिसके फाउंडर क्या थे बाबू? गोपाला थे। तो हम आपको बता दें कि गोपाला को इलेक्ट कैसे किया गया, गोपाला वहां का फाउंडर बने कैसे। तो जब हम आपको बता रहे थे कि ये ऐसा सिनेरियो चल रहा था, एक घर टूटा, आसपास के सारे लोग उसको कब्जाने के लिए जब आतुर हो गए, वहां के लोग उस पर नजर डालने लगे, तो गोपाला जो थे वहां उनको इलेक्ट किया गया लोकल चीफ्टेंस के द्वारा। एक होता है ना कि ये एक टोटल बड़ा सा साम्राज्य है, इस साम्राज्य में छोटे छोटे कस्बे होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं। तो यहां हर एक कस्बे का एक लोकल लीडर होता है जो कि राजा को रिपोर्ट करता है। सब कोई किसको रिपोर्ट करेंगे? राजा को रिपोर्ट करेंगे। तो जब ये हर्षा इंपायर टूटा, टूटने के बाद ये सब लोकल जो चिफ्टेंस थे, लोकल चिफ्टेंस, इसी में से एक थे गोपाला इसी में से एक थे। तो इन सब का एक राय हुआ कि जब तक हम लोग एक अच्छा स्टैब्लिश्ड एक इंपायर ना बना ले, तब तक अब हम लोग का क्या होंगे? एक अच्छा एक हम लोग का मुखिया होंगे, मार्गदर्शक होंगे, एक चिफ्टेंस होंगे। तो लोकल चिफ्टेंस ने इनको क्या किया? इलेक्ट किया। ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज नॉट बीइंग, इनने किसी युद्ध जीत करके, पहले गोपाला ने युद्ध जीतकर पाला डायनेस्टी का नींव नहीं धरा था। ही वॉज बीइंग इलेक्टेड बाय द लोकल चिफ्टेंस। तो यहां पर आपको यह स्पष्ट हो रहा होगा बच्चे, क्लियर हो रहा होगा। अब एक बात आपको हम यहां पर बताते हैं कि हमारे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात क्या है? हम फालतू बात ले ही नहीं रहे हैं जो आपको एग्जाम में याद ना रहे। पहला बात, पर्सी का कोटेशन अगर याद रहता है आपको, अगर थोड़ा भी याद रहता है कि पर्सी हैज कोटेड इन हिज वेरी फेमस बुक, अगर आपको नाम नहीं याद कोई बात नहीं, पर्सी हैज कोटेड इन हिज वेरी फेमस बुक दैट द पाला आर्ट इज एमलगेशन, और तोड़ दीजिए वर्ड को, अगर आपको याद नहीं है तो वर्ड्स को तोड़कर भी आप लिख सकते हो कि ही हैज कोटेड दैट बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन, द पाला आर्ट इज अ मिक्सचर ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशन एंड इट इज द लास्ट ग्रेट सिनेरियो ऑफ द हिंदू ट्रेडिशन। ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लिखेंगे कि कैसे हर्षा का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद पालाज, प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज का इमरजेंस हुआ। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे कि पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाला हु वाज बीइंग इलेक्टेड बाय द लोकल चिफ्टेंस एंड
द पाला डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 1750। सेम हम लोग हिंदी में भी इसी तरह तोड़ तोड़ के इजीली लिखेंगे। ये कहानी आपको याद होना चाहिए ताकि आप इंट्रो, कहां पेज है बाबू, ये आंसर राइटिंग का पेज है, यहां पे आप 4-5 लाइन इंट्रो लिखोगे। एक पैराग्राफ इंट्रो लिखना पड़ेगा, 38 नंबर में पूछ दिया तो 1-1.5 पैराग्राफ का इंट्रो लिखना होगा। यहां पर अगर आप कोटेशन याद है तो कोट डाल दो, आप नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ऐसे कोट लिखे तो आंसर में क्या होगा, आपको दूसरे से एज देगा, 1 से 1.5 मार्क्स का, 1 से 1.5 मार्क्स का एज मिलता है। तो बाबू ये जो हमारा आर्ट है, इसमें हमें पता कैसे चला? तुम बोलोगे कि मास्टर तुम बता कैसे रहे हो, तुम्हारे पास सोर्स क्या है? और इस जितने भी हिस्टोरियंस थे उनके पास सोर्स कहां से था कि इस पाला आर्ट को समझने के लिए? तो पहला सोर्स क्या हो गया बाबू? स्टैच्यू, मूर्तियां। जो हमें स्टैच्यू मिली, स्कल्पचर्स मिले, वो मूर्तियों को देख करके, उस मूर्तियों का स्टडी करके हम लोगों ने इस मूर्तियों का कार्बन डेटिंग किया। हम लोग को पता है कि हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मूर्तियों का एज निकालते हैं। एक रिलेटिव डेटिंग मेथड से भी निकालते हैं, एक अप्रॉक्स एज निकलता है। तो उससे एज निकला तो पता चला कि उस टाइम के मूर्तियां जो होते थे या तो ब्रॉन्ज के होते थे, जो कि एलवाई है, उस ब्रॉन्ज के होते थे, नहीं तो ब्लैक बासाल्ट के होते थे। पहले आप इस फिगर को देखिए, ये ब्लैक बासाल्ट की मूर्ति है, जो कि क्या है, एक देवी मां का फोटो है, जो क्या है बाबू, हाईली ऑर्नामेंटेड है। देखिए हाईली डेकोरेटेड है। पिक्चर को देख करके आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने पिक्चर्स लगा रखा है ताकि आपको बात समझ में आए। तो पहला सोर्स क्या रहा बच्चे? पहला सोर्स हमारा स्टैच्यू रहा। इस स्टैच्यू में हम लोगों ने क्या देखा कि एक स्टैच्यू ब्रॉन्ज का है और दूसरा स्टैच्यू क्या है, ब्लैक बसाल्ट का है। तो ये ब्रॉन्ज का जो स्टैच्यू है, ये बनाया कैसे जाता था? इस ब्रॉन्ज के स्टैच्यू को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड। ये आपको आंसर में लिखना होगा, ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड, यानी द स्टैच्यू which was found in the Pala art, the statue which was built in the Pala art was built on a technique, that technique is called bronze casting method। अब ये ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड होता क्या है, इसको यहां पे समझिए। ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड आपको समझाते हैं मात्र 20 सेकंड में, आपको ध्यान आ जाएगा व्हाट इज ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड। तो बाबू हम लोग देखते हैं कि किस तरह हमारे गांव में ईंट भट्ठा होता है। ईंट भट्ठा में मिट्टी, गीली मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, एक सांचा में रखते हैं। सांचा एक बना हो रहता है, उस सांचा में जब हम गीली मिट्टी को रखते हैं तो क्या होता है बाबू, ईंट बन जाता है। तो उसी तरह ये कास्टिंग है, यानी कास्ट करने का। तो क्या होता था कि ब्रॉन्ज का एलॉय है, एक इसको मेल्ट करके हम लोग क्या करते थे, लिक्विड फॉर्म में, हम लोग सेमी लिक्विड फॉर्म में इसको रखते थे, और एक हमारे पास कास्टिंग होता था, उस एक ढांचे में हम लोग क्या करते थे, ब्रॉन्ज को उसमें रख देते थे। उसके बाद इसको हटाने के बाद वो स्टैच्यू बन जाता था। तो ये ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड हुआ। अब ये ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड से बना हुआ ब्रॉन्ज का स्टैच्यू हमें कहां कहां मिला? इस ब्रॉन्ज कास्टिंग से बना हुआ ब्रॉन्ज का स्टैच्यू हमें नालंदा में मिला, कुरिहर में मिला, जो कि गया में है, नालंदा में मिला। ये अगर एक भी आपको याद रहता है नालंदा, तो आपको ये सब क्या देंगे, पॉइंटर्स, मार्क्स देंगे आपको। ये सब सिर्फ नंबर लाने के लिए हमने इस पीपीटी को इस हिसाब से बनाया है, जिसका आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स और पीपीटी दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारा मिल जाएगा। अब बात आता है बाबू कि ये जो इस समय के जो कलाकार थे, अगर कितना सुंदर होगा जब आप एक कोई कलाकार का नाम लिख दें। उस टाइम का कलाकार जो थे, इनको फादर और सन डियो भी बोला जाता है। तो क्या है बाबू, उस समय के कलाकार कौन थे, धीमन और बितपाल। अगर आपको याद रहे तो कितना सुंदर होगा कि आप अगर लिख रहे हो कि द पाला आर्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम देयर स्टैच्यूज, द स्टैच्यूज वेयर मेड अप ऑफ, जिनसे ब्रॉन्ज एंड द ब्लैक बसाल्ट। The feature of bronze statues are they are made up from a technique, that technique is called bronze casting method, and it was mostly found in Nalanda and the Kurihar Gaya। याद रहे तो गया भी आप लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद द फेमस आर्टिस्ट, जो फेमस आर्टिस्ट ऑफ द ब्रॉन्ज कास्टिंग मेथड और द ब्रॉन्ज स्टैच्यू वेयर धीमन और बितपाल। अब हम लोग आते हैं इसमें ब्लैक बसाल्ट की मूर्ति। ये कैसी होती थी बाबू, इसमें देखिए थोड़ा सा अगर फोटो आपको दिख रहा हो तो हम कोशिश करते हैं, इनका जो फेस था वो वेल डेकोरेटेड था,
वेल डेकोरेटेड, चेहरों में बड़ी अच्छी सी नकाशी। अगर अभी आप लोग श्री राम जी का मूर्ति देखे होंगे तो कैसे उनका फेस जो है किस तरह से कितनी अच्छी निकासी की गई है, दैट ही इज अबाउट टू स्पीक, जैसे वो राम जी बोलने को तुरंत दम बोल पड़ेंगे, उसी तरह का जो पहले का जो ये मूर्ति था ब्लैक बसाल्ट का, इसी तरह का। आज तक आज के टेक्निक के हिसाब से इतना रिफाइंड नहीं, बट उस टाइम का क्या था, फेस जो था वेल डेकोरेटेड था। और उसके बाद ये देखिए किस तरह का हेवी ऑर्नामेंटल वर्क किया गया है। ये शायद आपको विजिबल ना हो, हम आपको बता दें कि कितना ज्यादा ऑर्नामेंटल वर्क किया गया है। यानी द पीपल ऑफ द पाला आर्ट used to make the statue or sculpture having the very well decorated face and the highly ornamentals और यूज ऑफ हाईली ऑर्नामेंटल्स। तो यहां पर ये पहला सोर्स हम लोग का क्लियर हुआ। उसके बाद बाबू दूसरा सोर्स क्या मिलता है। अगर सोर्सेज का अगर आप लोग को अगर बनाना है एग्जाम में, तो आप लोग एक ऐसा डायग्राम जरूर बनाना। पहला सोर्स में आप लोग क्या लिखना, पहला आप लोग लिखना स्टैच्यू, स्टैच्यू, दूसरा में आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, और तीसरा में पेंटिंग्स। अगर बाबू ये चीज आप बना देंगे तो यहां पर एग्जामिनर ऐसे टिक करेगा, ऐसे टिक करने के बाद एक सही, दो सही, तीन सही, और यहां पर 2.5 नंबर आपको वहीं पर गेन हो जाएगा। तो ये सब जो डायग्राम्स होते हैं ये आपको क्या करते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा एड ऑन मार्क्स दिलाते हैं। यानी आपने किस तरह से आंसर को रिप्रेजेंट किया, तो इस तरह से हमने उसी तरह से पीपीटी को भी रखा है, उसी तरह से आपको नोट्स भी दिया जाएगा ताकि आप हैबिचुएटेड हो जाएं। हमने अभी तक ऐसा कोई भी टेक्निकल शब्द नहीं यूज किया है जो आपको एग्जाम में याद ना रहे। और ऐसा पढ़ने से क्या फायदा जो आपको एग्जाम में आंसर लिखते समय याद ना आया, मुंह फाड़ दिए इसे बउआ जैसा कर दिए एग्जाम में, उससे क्या फायदा है। तो आपको हम इतना ही स्टैटिक और इतना ही ऑथेंटिक बताएंगे जिससे आपको मार्क्स मिल जाए। और बाबू जरूरी नहीं है कि भारी भरकम शब्द लिख करके, भारी भरकम नाम लिख करके आपको शब्द नंबर मिले। आपको एक सुशोभित प्यारा सा जानकारी भी हो, उसमें भी आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। वही हमने आपको तैयार किया है। चलिए सेकेंड सोर्स क्या है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर यानी उस समय का महाविहाराज, जो उस समय का महाविहाराज होते थे, रेस्टिंग प्लेस। तो इससे भी हमें पता चलता है कनेक्शन विद बुद्धिज्म। और चैत्याज, चैत्याज जहां पर क्या करते थे, मॉन्क्स लोग अपना आसन करके ध्यान करते थे, विहाराज रेस्टिंग प्लेस था। टेम्पल्स और स्तूपाज, ये सब क्या है बाबू, वहां का सोर्सेज हैं आर्किटेक्चर्स के। तो पाला आर्ट में ये हमारा आर्किटेक्चर के सोर्सेज हैं जिससे पता चलता है वहां के आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वहां के कल्चर के बारे में। दूसरा बाबू पेंटिंग, इसको थोड़े अच्छे से करना, पेंटिंग्स, क्योंकि पेंटिंग्स का थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे, पेंटिंग्स पे मार्क्स ज्यादा मिलता है और पेंटिंग्स में रुचि होता है एग्जामिनर को और हमें भी। अगर एग्जामिनर होते, अगर कॉपी चेक कर रहे होते, इवेल्युएटिंग कर रहे होते, तो पेंटिंग्स का थोड़ा खास ध्यान रखते। तो बाबू पहला जो है, इसलिए हमने पेंटिंग को थोड़ा सा इलैबोरेट करके आपके लिए रखा है। पेंटिंग जो क्या है बाबू, पाम लीफ पेंटिंग, जिसको हम लोग मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम यानी बहुत कम जगह में। यानी एक बड़ा सा पेंटिंग है, बड़ा एकदम गांव देहात पूरा बड़ा सा बनाना है, तो उसको अगर आप A4 साइज पेपर पे बना देते हो या छोटे से पाम के पत्ते पे बना देते हो, उसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर पेंटिंग। उस मिनिएचर पेंटिंग, तो ये मिनिएचर पेंटिंग हमको मिलता है मनुस्क्रिप्ट में मिलता है, हमारे जो मनुस्क्रिप्ट स्मृतियां हैं उनमें मिलता है हमारा ये जो पाला आर्ट का ये मिनिएचर पेंटिंग। उसके बाद वॉल पेंटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मुरलर पेंटिंग, ये भी हमको कहाँ मिलता है बाबू, ये भी हमको पाला आर्ट में देखने को मिलता है। ये देखिए जिस तरह से ये छोटा सा फिगर में ये इधर श्लोक भी लिखे गए हैं और इधर बड़ा सा पेंटिंग को एक छोटे से पेज के टुकड़े पर बना दिया गया है। तो ये क्या था, खासियत था हमारे पाला आर्ट के पेंटिंग्स का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबू रिलेशनशिप विद बुद्धिज्म, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पहला, पलास प्रोटेगनिस्ट टुवर्ड्स द बुद्धिज्म। पलास का क्या था, बुद्धिज्म की तरफ झुकाव। हम लोग ने देखा कि किस तरह से, अभी हम लोग आएंगे जब हम लोग इसका जीएस के लिए जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, उस समय जब एंशिएंट पढ़ेंगे तो हम लोग आपको दिखाएंगे किस तरह से गोपाला का तो बहुत कम रहा, क्योंकि जब गोपाला राजा बनते हैं उस टाइम क्या था, उनको सोसाइटी और उस तरह जनता को मैनेज करने में ही उनका एज और उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, एस्टैब्लिशमेंट में उनका समय समाप्त हो जाता है। तो धर्मपाल और देवपाल में हम लोग देखेंगे किस तरह से बुद्धिज्म फ्लोरिश किया, किस तरह से वहां पर
ये बातें बनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को पूर्ण जीवित किया। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बुद्धिज्म का सेंटर रहा है, जहां पर हम लोग बुद्धिज्म सेक्ट के कितने सारे हम लोगों ने अचीवमेंट्स को देखे हैं। वहां विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म का कितना ज्यादा फ्लोरिशमेंट है, तो उससे पता चलता है पैट्रोनिज्म उन लोग का क्या है, कितने ज्यादा उन लोग बुद्धिज्म के थ्रू टुवर्ड्स इंक्लाइंड है। यहां पर आप लिख सकते हैं धर्मपाल के बारे में, यहां पर आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि धर्मपाल विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने, नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित जीवित किया, ये बात भी आप लिख सकते हैं। ये सब क्या है, रिलेशनशिप तो दिखा रहा है बुद्धिज्म से। सपोर्टेड महायाना एंड वज्रयाना, हम लोग देखे कैसे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में सपोर्ट किया गया है बुद्धिज्म का इस सेक्ट को। उसके बाद मनुस्क्रिप्ट ऑफ बिहाराज, हमने अभी पीछे दिखाया आपको किस तरह बिहाराज जो होते हैं ये चैत्याज एंड बिहाराज, जो कि जिनका जिक्र मनुस्क्रिप्ट में किया गया है, तो इससे भी पता चलता है। एंड द बुद्धा आइडल, बुद्धा की मूर्तियां। और यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अलोंग विथ शिवा का तो लिमिटेड मिला, लेकिन सबसे ज्यादा किनका मिला बाबू, विष्णु की सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। कब की, पाला 8 में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अलोंग विद द लॉर्ड विष्णु एंड द लिमिटेड editions of Shiva, we have Buddha idol in a very wide way and the Bodhisattvas idol, Bodhisattvas जो बुद्धाज में हम लोगों ने पढ़ा था। बोधिसत्वाज क्या होते हैं, जो बुद्धा को इमर्ज करने में, उनके पाथ को इनलाइटेड करने में एक वे बताते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उन्हें बोधिसत्वाज बोलते हैं। तो ये सब हम लोगों ने जीएस में पढ़ा है। तो इन सब से रिलेशंस देखने के बाद हमें पता चल रहा है, हम लोग को मालूम हो रहा है कि हाउ द पाला आर्ट इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म। तो यही था बाबू स्ट्रक्चर। आपको हम फिर से रिकॉल करा दे तो क्या था, पहले पर्सी का थोड़ा सा इंट्रो, उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद हम लोग सोर्सेज। अगर आप सोर्सेज में इस तरह का अगर आप बना देते हो तो कितना सुंदर होगा आपका आंसर। आर्किटेक्चर, उसके बाद पेंटिंग, उसके बाद स्टैच्यूज, और उसके बाद थोड़ा अगर सवाल अलाउ कर रहा हो, अगर सवाल में रिलेशन विद बुद्धिज्म पूछा हो तो, नहीं तो अगर नॉर्मल सा आप ये पूछ दिया तो उस बाद हम लोग ने आर्किटेक्चर को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। उसके बाद पेंटिंग्स को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि कैसे पहले मिनिएचर पेंटिंग एंड मुरल पेंटिंग होता था। तो ये सब चीज है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाला आर्ट में हम लोग अच्छे से डिस्टिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। होप आपको आंसर मैं जल्द ही अपने टॉप स्कोरर्स का आंसर शीट आप लोग को दिखाऊंगा, और वो दिखाने के बाद तब ना समझ में आएगा। और जिसने 69th बीपीएससी मेंस निकाला था उस कुछ स्टूडेंट का भी आंसर शीट आपको दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा किस तरह से हम टफ वर्ड ना यूज करके सिंपल वर्ड यूज करके किस तरह से आंसर को स्ट्रक्चर करते हैं। ताकि जरूरी नहीं है बाबू कि भारी भरकम दिखावा करके ही आंसर में मार्क्स किया जा सकता है। कोई टीचर नहीं चाहता कि आप लेंदी आंसर को लिखें, सिंप्लीफाइड आंसर को लिखेंगे आप तो हर कोई को पढ़ने में अच्छा लगता है। ये सब पॉइंट्स जानते सब हैं बट लिख नहीं पाते हैं। तो आपको इजीएस्ट वे पे हथौड़ा चलाना है, जाकि वहां से आप अच्छे मार्क्स उठा सके। मेन मकसद आपको नंबर उठाना है, और इन सब बातों को जानना भी, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है हमारे एंशिएंट का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, और हम लोग मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि पूरे सीरीज को हम कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहे और इसी तरह मुस्कुराते रहे। कीप स्माइलिंग।